विषय हिंदी साहित्य और लोक संस्कृति पे है और हिंदी साहित्य के पूरी विरासत को लेके अगर हमने वाकई बहस शुरू कर दी तो 50 मिनट के लेक्चर में समाएगा नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में मैं हिंदी ही पढ़ाता हूँ, तो इसलिए हम चाहेंगे कि इंटरैक्टिव सेशन हो और कम से कम एक लेखक जब रूबरू बैठा हो और साथ में उसके पास उसके गले में सरस्वती भी बैठी हो और लोक का जो टांस है उसके गले में गूंजता हो, तो उससे उसके गीत भी सुने और उसके लेखनी की और वर्तमान परिदृश्य में जो हिंदी साहित्य का तेवर है उसको भी समझा जाए। लेकिन चूंकि साहित्य के साथ संस्कृति का एक बड़ा उसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए तो हम यही पढ़ते सुनते आए हैं कि संस्कृति पर इतिहास और परंपरा की इतनी परतें हैं कि उसे किसी अवधारणा के या पद के भीतर व्याख्यायित करना संभव नहीं है। लेकिन जब हम अपने विषय पे बात करते हैं और साहित्य के साथ नीलोत्पल के लेखनी को जोड़ते हैं, तो पूरे साहित्य में इनके जन, जमीन और संस्कृति तीनों दिखते हैं और इनके जो जन हैं उन इतने वो अपने हकों के लिए या अपने चिंतन प्रक्रिया में इतने गंभीर हैं, परिपक्व हैं कि आश्चर्य पैदा करते हैं कि झारखंड के अगर सुदूर इलाके में कोई बैठा है, बिहार के पूरब हिस्से में और पूरब चले जाइए किनारों पे जहाँ पश्चिम वाले बिहार की भी नज़र नहीं जाती, वहाँ तक नज़र इनकी जाती है। और एक लड़का मुखर्जी नगर किन स्थितियों में आता है, डार्क हॉर्स युवा साहित्य अकेडमी मिली जिसे, यूपीएससी के पूरे लोगों के लिए एक क्या कहते हैं उसको कि हैंडबुक की तरह हो गई और रातों रात उसको जो प्रसिद्धि मिली आप जानते हैं। नीलोत्पल नब्ज पकड़ना जानते हैं और मुझे यही बात करनी है कि नीलोत्पल जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य साहब का परिचय होता है, उसके बाद आप डार्क हॉर्स लेके आते हैं। टाइटल आपने डार्क हॉर्स रखा, लिखा हिंदी में उपन्यास। उसके बाद आप औघड़ ले आते हैं और औघड़ के बाद जब आपकी लोकप्रियता सिद्ध हो जाती है, लोक सिद्धि जब आपको मिल जाती है, तो उसके बाद अपनी जादूगरी पे इतराते हुए कह देते हैं यार जादूगर, और उसमें एक दर्शन बिठा देते हैं। नीलोत्पल कैसे ये तीनों जो यात्राएं शुरू होती हैं, क्योंकि मैं लोक पे जब बात करता हूँ तो मुझे रेणु याद आ जाते हैं, बहुत आ गया हूँ तो रांगे राघव याद आ जाते हैं, और बीच में मैं धृष्टता के लिए मुझे माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि ये मेरा वर्जन है और मेरा सत्य मेरा अपना सत्य है। तो मैं कहता हूँ कि और इस जंप को जब मैं एक ट्रायंगल के तौर पे देखता हूँ और ये मैं त्रिकोण बनाऊंगा तो रेणु फाउंडेशन बनेंगे और नीलोत्पल जैसे लड़के आके यार जादूगर और औघड़ के साथ खड़े हो जाएंगे। तो ये मेरा वर्जन है, इससे आपका सहमत होना बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि आप सहमत हों, आपके अपने तर्क हो सकते हैं और उसका पूरा सम्मान भी है। तो नीलोत्पल शुक्रिया। तो नीलोत्पल आप ये बताइए, ये डार्क हॉर्स से लेके जो यार जादूगर के बीच में जो औघड़ खड़ी है अपने लोग को लेके, वो कैसे संभव हो रहा है? सबसे पहले तो इंदौर आपका धन्यवाद कि आपने दूसरी बार मुझे अपने इस प्रतिष्ठित आयोजन में मुझे मौका दिया है कुछ बोलने का। आज के इस सत्र की, मेरे लिए इस सत्र का महत्व इस बात को लेकर है कि जो व्यक्ति मेरे सामने बैठे हैं, मेरे सौभाग्य से वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं, और हिंदी पढ़ाते हैं कहाँ? दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आप हिंदी पढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से आपके सामने बैठकर अगर मैं हिंदी, उसकी लोक परंपरा, इन पर अगर बात करूँगा तो मैं इस मायने में बहुत सजग हूँ और इस बात का मुझे भान है कि मैं जो कुछ भी कहूँगा उसके पीछे एक श्रम, अपने लेखन तक का अनुभव, अपने ज़मीन में जो कुछ मैंने कुरेद कर उसको अपनी मुट्ठी में लिया, वो धूल, वो माटी, उसको बहुत सजगता से और बहुत जिम्मेदारी से यहाँ पर बिखेरूंगा, क्योंकि आप एक प्राध्यापक हैं, आप अध्यापक हैं, आप डीयू में पढ़ाते हैं। आपने शुरू की बात कि देखिए, हिंदी साहित्य में अक्सर जो हम लोग जैसे लोग जब मंचों पर होते हैं, हम लोग जैसे लोग का मतलब मेरी उम्र के लेखक, मेरी पीढ़ी के लेखक जब होते हैं, तो आप सामान्य तौर पर एक बात आपको सुनने को मिलेगी कि इस पीढ़ी का जो लेखन है वो बोल चाल की भाषा में लिख रहे हैं, वो बड़ा कनेक्ट करता है। ये कनेक्ट करना और बोल चाल की भाषा, इन दोनों को बोला ऐसे जाता है जैसे बहुत हल्की बात बोली जा रही हो। बोल चाल की भाषा में लिख रहे हैं, कनेक्ट ज्यादा करते हैं। साहित्य के दो सबसे महत्वपूर्ण बात इस पीढ़ी ने घटित कर दी है
कि वो बोलचाल की भाषा में लिख रही है और वो कनेक्ट कर रही है, लेकिन साहित्य के सबसे दो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति को सबसे हल्का बना के दिखाया जाता है। उसका जो जड़ है वही लोक संस्कृति को देखने का जो नजरिया है वहां छिपा हुआ है। आप प्रेमचंद के पहले के साहित्य को देखें तो देश में हिंदी में कैसे साहित्य आते थे? तिलिस्म, रहस्य, रोमांच, चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता, वीरेंद्र विक्रम, खजाना, भूतहा गली, गुफा, है ना। प्रेमचंद ने ऐसा क्या किया कि हिंदी का विभाजन रेखा खींच दिया? प्रेमचंद के पहले की हिंदी, प्रेमचंद के पहले का उपन्यास, प्रेमचंद का उपन्यास, प्रेमचंद के काल का उपन्यास और प्रेमचंद के बाद का उपन्यास। ऐसा क्या जादूगरी किया प्रेमचंद ने? इसी पर बात होनी चाहिए थी। जब हम जैसे युवा, आप जैसे युवा बैठे हुए हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, आपका विषय भी ये हो सकता है, आखिर ये क्या हुआ प्रेमचंद ने? क्या वो आपको केवल कनेक्ट कर रहा था? उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि प्रेमचंद के साहित्य में, हिंदुस्तान में, हिंदी साहित्य में पहली बार लोक संस्कृति अपने विराट रूप में उपस्थित हुई। वरना भारत में पहले मध्य वर्ग की जो कहानियां थीं, जिसके हीरो जैनेंद्र हुआ करते थे, आप दिल्ली, मुंबई या इलाहाबाद या बनारस, जहां जो मध्य वर्ग रह रहा था, जो गांव से निकला था मोटरी गठरी लेके और यहां सोफा सेट खरीदने लगा था, बेंत वाला कुर्सी पर चाय पीने लगा था, जो मध्य वर्ग गांव से निकल के एक पीढ़ी पढ़ ली और उसके बाद वो प्रोफेसर हुई, वो नौकरी करने लगी और उसने लॉन बनाया 3 बित्ते का, उसमें एक बेंत वाली कुर्सी रखी, वो चाय में अदरक डाल के पीने लगे। वो लोग जो थे वो आगे के शेखर में ही साहित्य ढूंढ रहे थे। उनको लगता था कि शेखर का व्यक्तिगत मनोविज्ञान जो है यही साहित्य की कसौटी है, क्योंकि वो दौर था जब सिगमंड फ्रायड का जादू था पूरी दुनिया पर और मनोविश्लेषणवाद के लेखन को ही दुनिया में प्रमाणिक लेखन माना जा रहा था, प्रतिष्ठित लेखन माना जा रहा था। ठीक ऐसे वक्त पगडंडी से होता हुआ एक आदमी आता है और वो कहता है कि व्यक्तिगत अनुभव साहित्य का एक कसौटी हो सकता है, एक मोर्चा हो सकता है, लेकिन लोक संस्कृति का विराट मोर्चा जो है वो गांव से होकर जाता है। उस विराट मोर्चा को जो खोलने का काम किया वो प्रेमचंद ने किया। इसलिए हम कहते हैं कि लोक संस्कृति, दुनिया के किसी भी भाषा के साहित्य को आप देखिए, अगर उसमें लोक नहीं जुटेगा तो सामूहिक चेतना नहीं जुटेगी, सामूहिक कल्याण की बात नहीं होगी, सामूहिक समस्या पर सामूहिक समाधान की बात नहीं होगी, तो वैसा साहित्य कालजयी और टिकाऊ नहीं होता है। तो इसलिए हिंदुस्तान में हम प्रेमचंद के ऋणी हैं। अब मैं आ जाता हूं दूसरे पर कि हम लोग क्या कर रहे हैं। प्रेमचंद ने क्या किया? अच्छी हिंदी क्या होती है? जैसे हम लोक संस्कृति की बात करेंगे तो हम लोकगीत, आपने लोकगीतों पर भी बहुत काम किया है, आपकी रुचि रहती है। हम कहते क्या है कि लोक संस्कृति का मतलब होता है अपशिष्ट या अशिष्ट, यानी जिसमें व्याकरण नहीं हो, जो भदेश हो जिसमें, है ना, वही लोक का रंग है। और शिष्ट साहित्य कौन है? जो मध्य वर्ग के लिए लिखा जा रहा था, जिसमें व्याकरण है, जिसमें पांडित्य है। प्रेमचंद ने एक मैं और किया ना, उन्होंने बताया कि पांडित्य के बिना भी गोदान, कफन, प्रेमाश्रय और रंगभूमि लिखा जा सकता है भाई। तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप बोलचाल की भाषा को और प्रेमचंद और रेणु की भाषा को अलग अलग मत कीजिए। ये वही भाषा है जिसको आप घिस घिस के, अब चूंकि नए उम्र के लोग लिख रहे हैं इसलिए आप उसको बोलचाल की भाषा बोल दे रहे हैं। असल में ये वही परंपरा चल के आई है। शिल्प की कसौटी में कसने में, शिल्प के स्क्रू पेचकस में ढीलापन आ सकता है कि आप उतना नहीं कस पाएंगे जिस तरह से समाज की दृष्टि जो प्रेमचंद के पास थी, या रेणु के पास हो, या रांगे राघव के पास हो। हालांकि मैं रांगे राघव जी को भी मध्यम वर्ग का ही चितेरा मानता हूं, मध्यम वर्ग की कहानियों का ही मानता हूं। एक तो बड़ी वो चीज है जब वो नटों के लिए वो करते हैं। बहरहाल मैं एक दूसरी चीज पे कहना चाह रहा था, जो रोक रहा था आपको, कि मतलब नीलोत्पल अपनी राइटिंग में आधुनिक युग की कमियों को जो है लोक सांस्कृतिक टूल्स के सहारे दूर करना चाह रहे हैं। तभी तो सवाल पूछ रहे हैं कि ये दुनिया ऐसी हुआ करती थी, ये दुनिया वैसी हुआ करती थी। कैसी दुनिया हुआ करती थी? मैं उसको सहारे नहीं टूल कर, मैं मानता हूं कि यही औजार हैं जिससे इस समय के आप इस समय की समस्याओं से, इस समय की समस्याओं को खोलने का औजार यही है। क्योंकि ये जो भारत नया बन रहा है, इसके 70-80, ये तो हम निबंध में लिखते थे कि भारत कृषि प्रधान देश है, ये गांव का देश है, यहाँ की 70% आबादी गांव में रहती है। ये तो हमको 6ठी क्लास 5वीं क्लास से लिखते हैं, लेकिन इसका मर्म हम क्यों नहीं समझते हैं? ये जो इंदौर शहर में बैठे हुए लोग हैं, इसमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी जड़ें वास्तविक रूप से गांव से नहीं जुड़ी हुई हैं? शहर में होना और शहरी हो जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। आप शहर में हैं,
शहरी संस्कृति है ही नहीं भारत की। आप वहां से शुरू कीजिए, और साहित्य सार्थक ही तब होगा जब वो लोक की चेतना से जुड़ेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण तुलसीदास और अमीर खुसरो का लेता हूं। अमीर खुसरो जैसा प्रतिभाशाली शायर इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, लेकिन अमीर खुसरो की सारी प्रतिभा 7 सुल्तानों की दरबारी में खत्म हो गई, और हम अमीर खुसरो को जानते हैं 10-20 शेरों के लिए, ठीक है। लेकिन वहीं तुलसीदास 200 साल बाद होते हैं, और तुलसीदास दरबार नहीं जाते हैं, वो जाके झोपड़ी पकड़ते हैं और लोक को पकड़ते हैं, तो जाके मानस लिख देते हैं। मानस के बाद भी एक समस्या तो मानस आती है ना लिख कि देते उनको हैं। ब्रज में लिख के हाँ। अपनी कवित्व शक्ति को भी साबित करना साबित पड़ता करते हैं। है। किस एक भाषा क्लास में? के बारे किस भाषा में? ब्रज में जो उस समय की थी अब कविता लिखी उन्होंने। नहीं, मैं तुलसीदास की अगर बात करूं तो तुलसीदास अवधि में मान लीजिए हैं, अवधि में लिखी और उन्होंने। ब्रज में भी लिख रहे हैं। वो साबित करने के लिए मैं साबित लिख सकता करने, हूं। हाँ, कर रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूं कि लोक की शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। हम शुद्ध हिंदी के नाम पर या क्लिष्ट हिंदी के नाम पर, परिमार्जित हिंदी के नाम पर, व्याकरणीय हिंदी के नाम पर, पांडित्यपूर्ण हिंदी के नाम पर लोक चेतना से भरे हुए साहित्य को बोल चाल और हल्का लेखन बता के किनारे कर देते हैं, जिसमें हिंदुस्तान का जो सामूहिक चेतना, जिसमें बहुत बड़े वर्ग का विमर्श है। मैं अगर अवघड़ की बात करूं तो अवघड़ में जो बिरंची का कैरेक्टर है, अगर किसी ने अवघड़ पढ़ा होगा तो उसको वो कैरेक्टर याद रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, वो उसकी बेचैनी का प्रतिनिधित्व करता है, वो उसकी छटपटाहट का प्रतिनिधित्व करता है। अगर मैं डार्क हॉर्स में, अगर मैं कोई डार्क हॉर्स यहाँ पढ़ने वाला एक भी युवा होगा तो उसके दिमाग में राय साहब और संतोष अटक के रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी बेचैनी का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कैसी और किस भाषा में लिखा गया, शिल्प महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब उपन्यास की संप्रेषण कसौटी, हाँ, महत्वपूर्ण बिल्कुल है। बिल्कुल, जब उपन्यास की कसौटियों अच्छा, पर बात करेंगे तो महत्वपूर्ण है। नीलोत्पल, एक चीज कहता हूं मैं कि साहित्य की जब हम बात करते हैं ना, तो एक साहित्य का एक विशिष्ट सांस्कृतिक तत्व है कि वो आपको जड़ता से मुक्त करता है। तो क्या आप नीलोत्पल अपनी राइटिंग के साथ पीछे के तमाम लिखे गए राइटिंग को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। जड़ता से मुक्त करना स्वीकारना भी है। जड़ता तो इस बात की है कि हम जो गड़े हैं हम नहीं उखड़ेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। जड़ता से मुक्त करना अपनी परंपरा को स्वीकार करना भी है, और अपनी परंपरा की अच्छी चीज़ों को स्वीकार करना। आप आधुनिक बोध में क्या हम लोग देखते हैं, अगर कोई समाज शास्त्र के विद्यार्थी होंगे जो भी पढ़ रहे होंगे, तो उनको आधुनिकता की परिभाषा या इतिहास की भी कक्षाओं में जब पढ़ाया जाता होगा, तो आधुनिकता की परिभाषा, आधुनिकता बहुत क्षणभंगुर चीज़ है ना। जो आज आधुनिक है कल पुराना हो जाएगा, परसों कुछ नया आ जाएगा। तो आधुनिकता बहुत शाश्वत अवधारणा नहीं है। तो विरासत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। विरासत में हर कुछ त्यागना ही आधुनिकता है, यही समझ कर रखा है हमारी पीढ़ी ने। हमारी पीढ़ी को यही समझाया जाता है कि जो चीज पुरानी छोड़ दोगे ना तो तुम आधुनिक हो गए। आधुनिकता एक क्षणभंगुर अवधारणा है, इसलिए विरासत महत्वपूर्ण है। और जड़ता से मुक्ति तब है जब आप अपने विरासत के अच्छी चीजों को स्वीकार करते हैं, उसमें आधुनिक बोध डालते हैं और उसको भविष्य के लिए औजार बनाकर तैयार करते हैं, तब जाके आप जड़ता से मुक्ति पाते हैं। तो जड़ता से मुक्ति का अर्थ है, मैंने अपने विरासत में प्रेमचंद का सहारा लिया ना, मैंने प्रेमचंद से सीखने की कोशिश की ना। मैंने कहा कि हम रेणु की परंपरा में हम जानना चाहेंगे कि यार लोक को कैसे देखा जाता है, लोक की दुनिया को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, कैसे उनकी चीज़ों को उठाया जाता है। ये तो हम उनसे सीख रहे हैं ना। ये बात है कि मैं प्रेमचंद और रेणु की जब बात करता हूँ तो व्यक्तिगत तौर पे मैं ये हमेशा ये पाता हूँ कि प्रेमचंद जिस समाज को बाहर बाहर देख रहे हैं ऊपर से टॉर्च जला के, रेणु उसके भीतर कैरेक्टर बन के देखने लगते हैं। एक चीज़ है, आप ही से बात कर लेते हैं। आप लिखते हैं कि इस देश ने जितना मार्क्स को पढ़ा समझा और अपने में गूंथा ठूसा, उतना अगर गांधी जी को पढ़ा समझा होता तो शायद पीढ़ियों का सबक कुछ और होता। यदि गांधी जी को इतना पढ़ा और समझा होता, आज का युवा आपकी नज़र में क्या ऐसा है कि वो गांधी को पढ़ ही नहीं रहा है? ये हम नहीं, इसकी जरूरत, ये व्हाट्सएप स्टेटस बता देगा कि हम कितना पढ़ा नहीं, वो है। ये तो एक तो है, ये है। इस पर बात खर्च करना समय की बर्बादी है। नहीं। दूसरा बात ये है कि जब मैं यार जादूगर लिख रहा था, मैं आपको बताऊं कि जब मैं यार जादूगर लिख रहा था, मैंने बात ये एक बिंब, ये डार्क हॉर्स में मैंने कहा है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ मुझे समझ में आया जब मैं अपना तीसरा उपन्यास लिख रहा था। गांधी को कितना पढ़ा, मार्क्स को पढ़ा, यहां पर मैं एक बिंब ले रहा हूं। बिंब इस तरह से ले रहा हूं कि हमने विदेशी साहित्य को पढ़ने को जितनी तरहीज दी, और हम ये मानते हैं कि पश्चिम का दर्शन बहुत उर्वर और बहुत सशक्त है, मैं कहता हूं कि वो पूरब का जूठन है। ये बात जब मैं यार जादूगर लिख रहा था, तो मुझे जब आत्मा पर पढ़ना था, जब मुझे मृत्यु पर पढ़ना था, जब मैं उपनिषद पढ़ने लगा,
जब मैं छांदोग्य पर पढ़ के, जब छांदोग्य उपनिषद पढ़ के मैं आत्मा के बारे में पढ़ने लगा, ठीक है, जब मैं गीता पढ़ लिया तो मुझे लगा नित्से तो बालक है यार, कांट वगैरह तो बच्चा है। तो गीता का 10 पृष्ठ उठा दोगे तो कांट खत्म हो जाएगा, जिसको हम विश्व इतिहास में यूपीएससी की तैयारी में पढ़ रहे थे। हम तो कांट को टांग सकते हैं हैंगर में अगर हम गीता पढ़ लिए तो। हम नित्से कहता है कि मैंने ईश्वर को मरते देखा। अरे हम चारवाक पढ़ लेंगे अगर हमको ईश्वर को मारना उड़ना होगा, उठा पटक करना होगा तो। हम बौद्ध हम यहीं पढ़ लेंगे, बौद्ध हम यहीं जैन पढ़ लेंगे, तो हम यहीं पर त्रिपिटक पढ़ लेंगे। अच्छा, लेकिन हाँ, ये चीज तो है, ये है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जितना मार्क्स और गांधी का मतलब ये है कि हम अपने दर्शन को पढ़ें, क्योंकि चूंकि हम बहुत ऊपरी सतह पर पढ़ते हैं। मैं डार्क हॉर्स के टाइम में ऊपरी सतह पर था, मैंने गांधी तक पढ़ा, मैं हिंदू स्वराज पढ़ रहा था, मैं भाई गांधी ही पढ़ रहा था, कोई विषय में थे। लेकिन जब ओघल लिखा तो वो तो एक ग्रामीण जीवन की थी। जब यार जादूगर लिखने लगा तो मुझे फिलॉसफी पढ़ना था। मैंने 2 साल फिलॉसफी पढ़ा तो मैंने, हालांकि मैंने नित्से को भी पढ़ा। मैंने जब शून्यवाद पढ़ा तो मैं जब नित्से को पढ़ता हूँ, निहिलिज्म पूरा अनिश्वरवादी आंदोलन जब मैं पढ़ रहा हूँ पूरे गॉड इज डेड की थियरी, हाँ, वो उसको जब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं शोपेनहायर को जब पढ़ रहा हूँ, तो जब मैं शोपेनहायर को पढ़ के आता हूँ, नित्से को पढ़ के आता हूँ, तो मुझे लगता है यार इतना भटकने की जरूरत क्या थी, ये तो गीता में खड़े होकर कृष्ण बता दे रहे हैं वहां पे। तो ये सारी बातें जो है उपनिषद बता दे रहा है। तो ये बाद में मुझे इस बात का भान हुआ, हालांकि मैंने कह पहले दिया। यही बात तो अगर आपकी प्रखर राजनीतिक चेतना के साथ जोड़ के देखा जाए तो क्या नीलोत्पल उस लाइन के आसपास ठहरते हैं जहां कहा जाता है कि हर चीज एक खास वाद से ही ग्रसित है, जिसको दक्षिण और वाम के चश्मे से देखा जाता है। दर्शन क्योंकि पश्चिम की जो अवधारणा है, मैं रंगमंच और थिएटर पढ़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ब्रेख्त और स्तानिस्लावस्की जिस थियरी को लेके आते हैं नाट्य शास्त्र के बरसते हैं, हमारे यहाँ पहले ही है, लेकिन वहाँ से जब छप के आता है तो लगता है अरे ये तो अद्भुत कोई बात हो गई। लेकिन जब ठीक से घुसते हैं उसमें तो पता लगता है कि ये तो हमारा ही है, दरअसल नए कलेवर में पैकेजिंग में सामने आ गया है। खासतौर पे जब स्तानिस्लावस्की मेथड एक्टिंग की बात करता है, स्क्रॉलिंग अंडर द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, तो ये चीज़ है। चाहे थियरी ऑफ एलिनेशन है, तो ये ऑलरेडी हमारे यहाँ लोक में तो पहले से मौजूद है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा कि हम इस बहस पे जाए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जब आज के समय में राजनीति में चाहे नए किस्म की जो एक तरीके की लड़कों की एक पौध तैयार हुई है, युवाओं की पौध तैयार हुई है, कि जैसे आप चारवाक और जैसे ही आप चणक और इस तरीके की चीज़ों की बात करते हैं, वैसे ही कहा जाता है कि अच्छा तो अब जो है आपका झुकाव एक खास वाद की तरफ हो रहा है। तो नीलोत्पल का जो पूरा का पूरा जो झुकाव है राइटिंग का, और जब खास तौर पे अब भारतीयता की जैसी आप बात कर दें तो तुरंत कहा जाने लगता है कि अब खास किस्म की, आप समझ रहे हैं कि खास किस्म की मानसिकता और विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं। नीलोत्पल अड़ने भिड़ने वाले राइटर हैं। फेसबुक पे आपने खास तौर पे मैंने देखा है कि बहुत कम लोग होंगे कि अपने ट्रोलर्स को 1-to-1 काउंटर तब तक करते हैं जब तक अपने तर्कों से परास्त न कर दें। और इसका हम लोग मजा भी लेते हैं कि सोशल मीडिया का जितना यूज़ नीलोत्पल मृणाल के हिस्से है और जितनी इनकी फैन फॉलोइंग है, वो जादुई है, एकदम विस्मित करती है। तो क्या नीलोत्पल की राइटिंग का अगला सिरा जो है अब दर्शन की तरफ आया है, गांधी मार्क्स को साइड करते हुए? तो अब क्या दूसरा जो आएगा वो चतुर्सेन शास्त्री टाइप होगा? यहाँ युवा बैठे हुए हैं और मैं उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि इस वक्त का माहौल ऐसा है देश में जहाँ पे आप किस कलर का शर्ट पहन के निकले हैं उससे आपकी धारा तय होती है, ठीक है? आप सजग होइए। अब आप किताब तो पढ़ रहे हैं, लेकिन किताब आपसे कोई हाथ से छीन ना ले, इसकी भी जिम्मेदारी आपके पर है। बहुत सजग होइए। दुनिया का कौन माने इस देश का कौन ऐसा वर्ग होगा जो ये बोलेगा कि भारतीय दर्शन को पढ़ना किसी वाद से जुड़ना है? आप सोचिए, क्या इस देश में अगर कोई मार्क्सवादी पैदा होगा, कोई वामपंथी होगा, तो उसको अपने वामपंथ के बीज उपनिषद में ढूंढने होंगे, जहां उपनिषद कहता है कि कर्म जो कर्मकांड है वो फूटी नैया के समान है, उससे भवसागर पार नहीं लगेगा। ये बात तो हमारे यहाँ उपनिषद लिखने वाले बोल के चले गए। इसके लिए मार्क्स से उधारी काहे लेने जाएंगे? इसके लिए हमको वामपंथी क्या समझाएगा कि ईश्वर पर विश्वास करना है कि नहीं करना है? ईश्वर पर संशय करना तो हमको हिंदू धर्म समझाता है। जितना सवाल और जितनी आजादी हिंदू धर्म में ईश्वर से प्रश्न पूछने की है, दुनिया के किसी धर्म में नहीं है। इस बात के लिए हम दूसरे जगह क्यों जाएंगे? मेरा एक सनातनी के घर में ही ऐसा हो सकता है कि एक बेटा सोमवार को उठ के शंकर जी का भजन करेगा, दूसरा वहीं मुर्गा खाएगा, और दोनों और बाप को दोनों स्वीकार है। ये केवल यही हो सकता है। इसलिए भारतीय दर्शन को पढ़ना या यूरोपीय दर्शन को पढ़ना, दर्शन को पढ़ना वाद के मवाद को धोना है।
किसी वाद का शिकार नहीं होना है। नीलोत्पल के जिस दिन आप दर्शन पढ़ने लगेंगे, विचार पढ़ने लगेंगे, उस दिन वाद के मवाद को आप धोने लगेंगे। और मैं कहता हूं उन वादियों से जो अपने अपने वाद का झंडा लेके, अपने अपने वाद का लाठी लेके लठैती किए फिरते हैं, उनको मैं कहता हूं कि दुनिया की कोई भी विचारधारा की व्हेल मछली हो, वो वक्त के बहाव में बह जाती है। इसीलिए वाद कितना भी माथा में रहेगा, बहुत दिन तक जमा तो मवाद बन जाएगा। इसलिए वाद से बचिए, विचार रखिए, और विचार निरंतर परिवर्तनशील होते रहेंगे। आप, दुनिया इतनी बड़ी है, इतना कुछ लिखा गया है कि रोज आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। इसीलिए ये भ्रम के बादल छंट जाने चाहिए कि कल अगर मुझे कोई गीता पढ़ता हुआ दिख गया तो पता चल जाएगा वोट किसको देगा। हाँ, दरअसल हम इसी क्षणवाद में जी रहे हैं। दरअसल अरे भैया, अभी मैं कल हवन करके आया हूं, मैं वोट देकर थोड़े आया हूं। अगर मैं कल हवन करके आया हूं यहाँ, मैंने कल भाई एक नया घर में जाना था, भाड़ा वाला घर में, तो कहने हवन कर लिया कि भाई आज से पूछ लग जाएगा, इसका मतलब मेरा वोट थोड़ी तय हो गया कि मैं किधर जा रहा हूं। खरमास शुरू हो जाएगा आज से। तो जिस देश में आपके पूजन पद्धति से, आपके जीवन पद्धति से राजनीति तय होने लगेगी, ऐसी राजनीति को गाड़ दीजिए। राजनीति हमारे जीवन पद्धति से बड़ी नहीं हो सकती है, हमारे जीने की शैली से बड़ी नहीं हो सकती है, वो हमारे विचारों से बड़ी नहीं हो सकती है। राजनीति काम है संसद में बैठ के उसी लोक चेतना से संबंधित जो समस्या हम लोग उठा रहे हैं या आप उठाते हैं कला के माध्यम से, कलम के माध्यम से, उस पर नीति बनाए और समाधान दे। इससे ज्यादा दखल बर्दाश्त ना कीजिए, वहीं बूथ पर फैसला कर दीजिए। अगर कोई आपको वहां भी बहकाने आए तो सीधे बात है। नीलोत्पल हमारी पीढ़ी के वो लेखक हैं कि किसी मंच पे बैठ जाएं और उसके बाद वो 4-5 व्हाट्सएप स्टेटस और 4-5 ऐसे फायरी लैंग्वेज ना बोल दें। ऐसा संभव है क्या? वाद के मवाद को धो देना है। मतलब आप बुनियादी तौर पे इसका बिटवीन द लाइन, मैं कम से कम ये समझता हूँ कि मुकम्मल इंसान बनो, वही काफ़ी है। तो और वैसे भी संस्कृति की तमाम बहसों को देख लीजिए, उसका लब्बो-लुआब यही निकलता है कि कल्चर इज़ द वे ऑफ लाइफ। जीवन जीने की विशिष्ट पद्धति ही तो है, और है क्या चीज़। बहरहाल, अब थोड़ा सा इस पूरी भारी भरकम चीज़ों से बाहर निकल के नीलोत्पल से नीलोत्पलवाद निकलवा लेते हैं। आप इलाहाबाद चले जाते हैं, आप अविभाजित बिहार में पैदा होते हैं, और वहाँ हर चारों दिशाओं में घूम जाइए, 4 किस्म की संस्कृतियाँ हमारे देश के हर राज्य की है, 4 उसके हिस्से में चले जाइए, बिहार के साथ भी यही है। अब नीलोत्पल अविभाजित बिहार में पैदा होते हैं, और इनके पास विरासत जो है खोरठा से लेकर अंगिका, बज्जिका तो नहीं, मगही और भोजपुरी, मैथिली, ये सब तरफ जाते हैं। और इसी बीच ये प्रयागराज पहुंच जाते हैं, और वहाँ जाके इलाहाबाद के लड़कों को कुछ कह आते हैं। लड़कियों को लड़ने भिड़ने की भी वो पैम्पर कर देते हैं कि लड़ना भिड़ना है, तुम्हें जीतना है। अब जब आप महारानी होलकर माँ के आप ज़मीन पे आए हैं, तो यहाँ की लड़कियों को भी कुछ 2 लाइन सुना दीजिए, और यहाँ के इलाहाबाद के लड़कों को नीलोत्पल के ललकार से क्यों जो जगा रहे हैं आप, तो इंदौर के बच्चे कैसे बचे रहेंगे? इंदौर के बच्चों के लिए भी कुछ गुनगुना दीजिए आप। वाद के मरहम पे जो है ना, अभी मरहम का काम करेगा अभी आपकी जो हो रही है सारी। तो मैं वाद मुक्त 2 लाइन जो है आपको, वाद मुक्त लाइन आ रही है इंदौर के विद्यार्थियों, छात्रों, युवाओं के लिए, है ना, कि तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। हो अरे सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो उठाएंगे तो चंदा नहीं दूर, अरे चंदा नहीं दूर। सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे, पीपल, महुआ, शीशम और पलास लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। अपने समय का बड़ा कवि ही इस समय मंच पे है, और लेखक भी।
नीलोत्पल, इतिहास नया तो लिख देंगे आप। ये गमछा एकाएक आपने जो सिर पे बांधा, हाँ। और उसके बाद कस्बों कस्बों में मोटरसाइकिल रैलियां निकलने लगी गमछा पहन के, ये जादू कहाँ से पैदा हो जाता है? लोग मुझसे पूछते हैं गमछा कब से रखते हैं, तो ये इसका सिंपल सा है, हर आदमी जब से पसीना बहना शुरू हुआ तब से गमछा रखा, तो तब से रखा। और पसीना बहना आप तो जानते हैं कि भाई, अब मैं मध्य प्रदेश को पूरब की उसी संस्कृति में शामिल करता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ के संघर्ष, यहाँ के भी अभिभावकों की चिंताएं, वो बिल्कुल वैसी जैसी कि हमारे बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश में है, वो बिल्कुल है। तो वही है कि जब से पसीना बहना, मैट्रिक किए उसके बाद से निकलना हुआ, भाई दौड़िए, फिर एक नौकरी, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, फलना चिलना, तो उसी दौरान जो है कंधे पर गमछा आ गया। जब मैं मंच पे गया तब इसको माथे पर फिर लिया। मैंने सोचा कि हम लोगों के लिए कोई राजमुकुट तो है नहीं विरासत में जो पहनाया जाएगा मंचों पर, हमें तो कोई ताज पहनाएगा नहीं, तो हमने इसी को उठाया और अपना ताज बना लिया। जब मंचों पर जाने लगा तो मैं असल में वही है कि मैं अपनी लोक संस्कृति में अपने गांव को चीयर्स करता हूं मंचों पर, यानी भदेश का महोत्सव, जिसको शिष्ट साहित्य अशिष्ट बोल के किनारे लगा देता है, मैं उस भदेश का महोत्सव करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं गमछा लहरा के कि आप अपनी भाषा का मतलब कि लोक की भाषा में, लोक की भाषा के मतलब कि लोक के चित्त की संवेदना के साथ, जो उनकी संवेदना को संप्रेषित करने वाली संप्रेषित भाषा है, जो हो सकता है कभी कभी गाली भी हो, कभी कभी एक लाइन कहा है। तो आजकल लोकगीतों का तो जिस तरीके से लोकगीतों की जो बाढ़ आई हुई है, उसमें तो बाकायदा जोर भी लग रहा है इस पे, दूसरा का। वो सब बेचारे, देखिए हम किसी एक समूह के लिए इतने व्यापक उद्देश्यों को किनारे रख के उन पर चर्चा करना बेकार है। ये अच्छा रहेगा कि मैं अक्सर देखता हूं कि भोजपुरी में अश्लीलता वगैरह की बात होती है, लेकिन आप मानिए, अगर मुझे संयोग से, सौभाग्य से हिंदी में लिखने का अगर थोड़ा भी इल्म आ गया, थोड़ा भी हुनर, थोड़ा भी ईश्वर का आशीर्वाद अगर मिल गया है, तो मैं उस प्रतिभा को अश्लील गाना गाने या अशिष्ट गाने वाले या ऐसी चीज़ों पर करने वालों पर खर्च करना बेकार है। और मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की, क्योंकि आप लोग तो कक्षा में छात्र तैयार कर रहे हैं, उनको बताइएगा कि ये चीज़ें बिल्कुल अवशिष्ट हैं, इनको किनारे कर दो। लोक की चिंता बहुत व्यापक विषय है, इसका वितान बहुत, इसकी परिधि बहुत बड़ी है। कुछ ऐसा नहीं होगा कि मतलब इसको बिल्कुल छोटे, मतलब हमारे पास, क्योंकि हम ऑडियंस से भी सवाल लेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि ऑडियंस, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता था, दूंगा तो फिर मार्केटिंग हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्या है। अभी मैं भोजपुरी में गीत निकालूं अभी। हाँ, छठ का गीत, मैं छठ का गीत गाऊं। अब आप सोचिए कि छठ का गीत, छठ जैसा पर्व आप देखेंगे पूरब में, मैंने उसकी पवित्रता के बारे में पूरी दुनिया परिचित है, लेकिन भोजपुरी का गायक जो अधिकतर आता है, वो मैंने सूर्य भगवान से भी उसका बड़ा दोस्ताना रिलेशन होता है, उसको डर ही नहीं लगता ईश्वर से। आप क्या चारवाक और क्या अनिश्वरवादी, जो अनिश्वरवादी भोजपुरी का भक्ति गाने वाला गायक लोग है, मतलब वो शंकर जी के पुठा हाथ धर दे और भांग साथे रगड़ने लगे, और शंकर जी का क्या मजाल जो त्रिशूल भोंक दे उसको, उनको भी डांस करना पड़ता है वीडियो में उसके साथ। भंगिया पिया बाबा, गांजा पिया बाबा, ए माय पार्वती लगावा गांजा, हे हो हु हो हुर्र। अब ऐसा गीत गाने वाले का आप देखिएगा 4 घंटे में 1 मिलियन व्यू, ठीक है। अब आप हमसे मांगिएगा या किसी से भी मांगेंगे कि गाइए, तो बहुत लोग अपने व्यक्तिगत प्रयास कर रहे हैं कि भाई वो अच्छे गीत बनाएं, समाज को संदेश वाले गीत बनाएं। लेकिन एक गाना आपका मिलियंस में मैंने भी सुना है, वो खास तौर पे वो भी वही है जो लोग युवाओं का, जो मैं वही कहना चाह रहा था कि थोड़ा मेहनत का काम है, क्योंकि वो थाली पिटवा रहे थे, छाती पिटवा रहे थे और विश्वगुरु से रोजगार मांग रहे थे। हाँ, वो रोजगार पर, हाँ, वो लोक में ही था। लोक पर मुझे लगता है कि 4 लाइन सुनिए आप। हाँ, लोक, मैंने युवाओं के लिए रोजगार पर गीत गाया, वो रोजगार पे जो गीत गाया था, मुझे लगता है कि लोक भाषा में है और उसे सुना जाना चाहिए। वो 4 लाइन आप गुनगुनाइए। मैं गुनगुना दूंगा, लेकिन फिर वही हो जाएगा, मेरी धारा तय हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी नहीं, युवाओं के नाम पर, अभी एमपीपीसीएस भी देने वाले छात्र मुझे मिले, कितने परेशान है, कितने बराए मेहरबानी धारा के अंतर्गत मत सोचिएगा, सोचिएगा हमारे घर के लड़के। नहीं, आप ये सोचिए, नहीं सोच भी लें, नहीं सोचेंगे तो फिर मैं मुर्दा हो जाऊंगा। आपको सोचना चाहिए कि पता नहीं चला कौन रंग का गमछा पहना था, सोचना चाहिए। लेखक जो है सिंह लेके बैठा है, सोचिए आप। लेकिन मेरा ये कहना, अभी आप देखिए एमपीपीसीएस के लिए आंदोलन, वहां पटना में बीपीएससी वाले आंदोलन कर रहे हैं, यूपीएससी वाले तो वार्षिक श्राद्ध करते हैं आंदोलन का, हर दम चलते रहता है उनका, ठीक है ना।
है ना, वो लोग करते रहते हैं। मैं खुद उसका पंडा हूँ यूपीएससी का, हर साल पिंडदान करता हूँ यूपीएससी के नाम का, तो वो चलता रहता है, ठीक है ना। मैं पंडा हूँ, यूपीएससी के नाम से चाय दुकान खुलता है तो मैं उद्घाटन करने जाता हूँ, मैं वो पंडा हूँ यूपीएससी तैयारी करने वालों का। तो वो तो ठीक है, दक्षिणा लेके हम लोग पंडागिरी कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी युवाओं के लिए गीत, एक भोजपुरी में गीत मैंने ऐसे ही गाया था पिछले साल नौकरी लेने वालों के लिए, कि थाली पीटी छाती पीटी पीटी हम कपा रहे, कि ताली पीटी छाती पीटी पीटी हम कपा रहे, विश्व गुरु हमनी के दे द रोजगार है, विश्व गुरु हमनी के। हम विश्व गुरु हैं। मैं भी बिहार पर बहुत गौरवशाली गीत लिखता हूँ। हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, देश बना है जिस मिट्टी से उसकी हिस्सेदारी हूँ, चंद्रगुप्त और कौन कौन था, महान अशोक, है ना, इन सब के मतलब इतिहास का अधिकारी हूँ, दिनकर रेणु नागार्जुन के कलमों का आभारी हूँ, विद्यापति सा राजा हूँ, भोजपुरी का भिखारी हूँ, कोसी को पीता हूँ, सोन में नहाता हूँ, गंगा के लहरों पर करता मैं सवारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। लिखता तो हूँ, लेकिन फिर जब वर्तमान देखता हूँ तब लगता है यार लपाजी से भी निकलना होगा, है ना। नहीं मैं यही कह रहा हूं। अब आप कहिएगा कि तो मैं 6 साल पहले मुझे लगता था गौरव गान सबसे आवश्यक है, लेकिन जब 6 साल में काम नहीं मिला, जब नौकरी नहीं मिला, तो एक अलग लेयर पर छटपटाहट हुई। लेखक कोई मशीन नहीं है ना, कलाकार कोई मशीन तो है नहीं कि यार इसका प्रोग्रामिंग गलत कैसे हो गया, ये तो गारंटी पर लाए थे कि ऐसे ही काम करेगा। आप गारंटी पर लेखक और कलाकार पैदा नहीं करते हैं कि ये इसी तरह का है, इसी तरह का इसको लिखना है, यही बात उसको बोलना है। क्योंकि मैंने वारंटी कार्ड देके एक लेखक खरीदा है बाजार से। भाई पाठक लोग हड़काते हैं सोशल मीडिया पर, तुमने हमारे फलना नेता के बारे में ये कह दिया, किताब नहीं खरीदूंगा। यार तुमने हमारे मन के लायक बात नहीं बोला, तुमको बताता हूं नीलोत्पल मृणाल, आग लगा दूंगा किताब में। लेकिन उनके मन की बात तो नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जिस समाज में आप लेखक, आप कलाकार, आप फिल्म के अभिनेता, आप गायक, उसको ये कहने लगिए कि मेरे मन का नहीं करोगे तो पंडाल में आग लगा देंगे। आप क्या वॉशिंग मशीन खरीद के लाए हैं? वॉशिंग मशीन है, मिक्सचर मशीन है, कि जूसर लाए हैं तो जूस गारो। अच्छा एक बात बताइए, यही बात है ना। पॉपुलैरिटी का जो आपका एक पैमाना है, मतलब पाठक के पास तो एक वॉशिंग मशीन है जो धोएगी, आपसे सहमत नहीं होगी तो ठीक है, आग लगाने के लिए फिर लाइटर वाइटर ढूंढना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पॉपुलैरिटी, नीलोत्पल की जो पॉपुलैरिटी है, नीलोत्पल के लिखने का जो एक ढब है और बिक्री का जो एक मसला आपसे जुड़ जाता है बार बार, खासतौर पे मेन स्ट्रीम जिसको आप कह लीजिए कि एलीट शिष्ट साहित्य वाले जो लोग दावा करते हैं, आपके साथ उनका कुछ बड़ा पुराना याराना है। मतलब गुलशन नंदा और रानू से अलगा के कैसे देखते हैं आपको फिर वो लोग? देखिए वो उनका नजरिया है। मुझे कोई ऐसा जीवित लेखक नहीं मिला जो किताब बेचने के लिए छटपटा नहीं रहा हो। अभी तक कोई नहीं मिला, और ना बिक रहा हो इसके लिए मरे ना जा रहा हो, ऐसा कोई नहीं मिला। बस यही है, उनका तरीका अलग है, वो तरीके पर बहस करना चाहते हैं, सलीके पर बहस करना चाहते हैं, उनको प्रॉब्लम सलीके से है। अच्छा मान लीजिए कोई लोक के तत्वों को लेके, चाहे लोक के समस्याओं को लेके, उसकी संवेदनाओं को लेके लिख रहा हो, लेकिन नीलोत्पल जैसा कौशल ना हो बेचने का, नीलोत्पल वो कहाँ जाएगा फिर? मेरा कहाँ पर आप देखें कि मैंने MBA चाय वाला जैसा किताब का दुकान खोला है? कहाँ देखा आपने? आप बताइए कि कभी ठेला पे आपने मुझे इस तरह से किताब बेचते देखा? सोशल मीडिया एक बार पे पढ़ के देखें, पसंद ना आए तो वापस कर दें, नारंगी चक्के देखें। मैंने कहीं लिखा कि इंदौर का मशहूर पोहा यहां मिलता है, नकली से सावधान। अच्छा साहित्य यहां मिलता है, नकली से सावधान। कौन कह रहा है कि किताब बेचने का कौशल किसी लेखक के पास है? हिंदुस्तान में, हिंदी में किसी भी लेखक के पास किताब बेचने का शऊर नहीं आया। आप कौशल की बात कर रहे हैं, पहले आदमी शऊर नहीं, शऊर नहीं आया। बताता हूं मैं शऊर कैसे नहीं आया। भाई साहब, कोई किताब छपता है वो किसी के अनुदान पर नहीं छपता है, उसमें कागज पन्ना स्याही लगता है, वो एक प्रकाशक छापता है, और प्रकाशक शुद्ध रूप से इसलिए छापता है कि वो किताब को पाठकों तक पहुंचाए। और आप उससे रॉयल्टी की बात करते हैं ऐसे बैठ के जैसे तिलक का बात कर रहे हैं बेटा का। तब कितना दीजिएगा? नहीं, बड़ा कम है, मैंने तो कालजयी रचा है।
वैसे एक तो आप तिलकहरू जैसा रॉयल्टी का बात करते हैं और उसके बाद मंचों पर आइएगा, यहाँ पर कहिएगा लेखक को बिक्री उक्री ध्यान नहीं देना चाहिए, बस कालजयी रचने पर ध्यान देना चाहिए। प्रकाशक आपको सुनता है, कहता है यार इसको बीड़ी पड़क्का लगा दो उसके पीछे। कालजयी रचनाएं मिथ हैं आपके हिसाब ये से? मैं कह रहा हूं कि सऊर खाली सीख लीजिए। सही बात यह है कि रामचरितमानस भी दुकान के काउंटर से आपके घर तक पहुंचा है। आप सरकार से घोषणा करवा दीजिए कि जिसको जिसको शौचालय दिया जाएगा उसको एक डार्क हॉर्स ओगड़ दे दिया जाएगा। मैं किताब उठवा लेता हूं दुकान से। क्या भारत सरकार ने आपके लिए ऐसा सोचा कि पाठकों तक किताब की पहुंच के लिए कोई योजना होनी चाहिए? हर साल 200 ऐसे लेखकों का चयन कर लो, उनकी किताबें मंगवा लो, 2-2 लाख पहुंचा दो। बहुत फालतू। जब जिस देश में शौचालय में सैलून खोल के बैठा जा रहा है वो काम का नहीं है, किताब नहीं पढ़ने का होगा, काम का फेंका जाएगा। लेकिन 200 लेखक जिंदा रहेगा हर साल चयन कर लो। नीलोत्पल, नहीं किया आपने, नहीं किया। अब आप किताब दुकान पर भी ना बिके, फेसबुक पर एक फोटो लगाते हैं। आप अपने आप हिल्टन होटल में जाते हैं, मैरियट में जाते हैं, फोटो लगाते हैं, मतलब चिलिंग कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं। सेम वही काम करता है लेखक बेचारा। किताब छपा है, एगो फोटो डाल दिया, अपने दोस्तों के साथ डाल दिया, अपने पाठकों के साथ डाल दिया। ये एक सोशल मीडिया का एक नए युग का व्यवहार है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और उसमें आप माहिर भी हैं। उसमें हम माहिर नहीं हैं। हम लोग ये हम लोग पर आरोप लग सकता है कि हम लोगों ने बहुत लोगों को माहिर करने सिखाया। बहुत लोग प्रभावित हुए। पहले लोगों ने गाली दिया कि ये मार्केटिंग है, उसके बाद यही करने लगे। ये हुआ। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इससे किताब नहीं बिकता है। मान लीजिए, आप मान लीजिए इससे किताब नहीं बिकता है। अरे ऐसा कौन सा लेखक है जो दुकान पर खड़ा होकर बोल नहीं रहा होगा काउंटर पर कि मेरे किताब है? हम किताबों की बिक्री से थोड़ा सा लौटते हैं। हाँ। मैं जानना चाहता हूं कि अंग्रेजी में डार्क हॉर्स टाइटल के साथ हिंदी दौड़ा लिया आपने, युवा साहित्य अकेडमी ले गए। उसके हालांकि इस पे भी आरोप लगता है कि पता नहीं कब मिला है, लोगों को जीके भी थोड़ा देख लेना चाहिए। बहरहाल डार्क हॉर्स के बाद आप अवघड़ और यार जादूगर पे चले गए। अब जो अगला स्टेप है, अब कहाँ जाएंगे? लिखेंगे। अभी लिख नहीं रहे? मतलब नहीं, लिख रहे हैं, लिख ही रहे हैं। और वही मैंने कहा कि इंदौर के लड़कों को जानने का हक है कि नहीं, और पाठकों को, कि नीलोत्पल क्या लिख रहे हैं? नहीं, मैं लिखूंगा तो बिल्कुल वही है कि मेरे उपन्यासों में आप हमेशा वही देखेंगे कि समाज का घर्षण, वो घर्षण व्यवस्था और बनाम बिरंची आपका रिश्तेदारी में कोई था या गांव के आदमी का किरदार? बिरंची मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं की बेचैनी का नाम है। वो मेरा रिश्तेदार कम है, वो मेरी आत्मा का हिस्सा ज्यादा है। और वो मेरी आत्मा से ज्यादा उन पाठकों की आत्मा का हिस्सा है जो बिरंची में अपने आप को टटोलते हैं। और इसीलिए वो उपन्यास पढ़ा भी जा रहा है। तो मैं वैसे ही कुछ उपन्यास लिख रहा हूँ। बस वही है कि सिस्टम बनाम इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध, सिस्टम बनाम समाज। उसमें कई मतलब जगह हम इसको भारत बनाम पाकिस्तान के मैच की तरह देख सकते हैं? नहीं, उसको वही मैं कह रहा हूँ कि साहित्य को वैसे देखना भी नहीं चाहिए। अक्सर आप तो खैर डीयू की परंपरा से हैं, आप नामवर सिंह से जब शुरू कीजिएगा तब ना वहां से जब शुरू कीजिएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी को देखिएगा, फिर आप नागेंद्र डीयू की परंपरा में डॉक्टर नागेंद्र से शुरू करूंगा, नित्यानंद तिवारी और विश्वनाथ वही मैं कह रहा हूं, विश्वनाथ त्रिपाठी शुरू कीजिएगा तो ठीक है। आलोचनाओं के ये में होता रहेगा कि कौन किस खांचे में लिख रहा है। लेकिन हम जो नई पीढ़ी में लिख रहे हैं, अभी तो एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हिंदी में आलोचक नहीं है। हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमने लेखक तो पैदा कर लिया, हमारी पीढ़ी आलोचक नहीं पैदा कर पा रही है। और जो आलोचक हैं उनके पास रेंज पुराना है और गाली नया आ गया है। अधिकतर विश्वविद्यालय के शिक्षक ही हैं। और अधिकतर विश्वविद्यालय के शिक्षक फ्रस्ट्रेट रहते हैं, गाली देते रहते हैं। बगल में बैठे मुझे भी नहीं, आपको नहीं है, आप तो खैर सुलझे हुए, इसलिए तो मैंने पहले ये कर दिया। मैं सही आपको बताता हूँ। और फेसबुक हो गया है आलोचना का प्लेटफॉर्म, तो वहां बहुत हल्की आलोचनाएं होती है, बहुत सतही आलोचनाएं होती हैं। अमूमन खराब कह देना को आलोचना माना जाता है। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई नामवर सिंह पैदा होंगे, आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई रामस्वरूप चतुर्वेदी पैदा होंगे, या विश्वनाथ त्रिपाठी जी पैदा होंगे, या विश्वनाथ तिवारी जी पैदा होंगे। आप कहाँ ये उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन प्रेमचंद पैदा नहीं हो रहा, इसका बड़ा टेंशन समाज को। रेणु पैदा नहीं हो रहा, बहुत टेंशन। ये बहुत तनाव है लोगों को। निराला पैदा नहीं हो रहा, ये लड़का देखो खाना खा के लिखता है, इसको खून को उल्टी नहीं आ रहा है। बहुत ही लोग बिकाऊ हो गया है, बाजारू लेखन है, खून के उल्टी नहीं कर रहा है। तो ये जो है ना, तो मैं हिंदी साहित्य की अभी जो सबसे बड़ी जो
समस्या है कि आलोचक हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, और एक बात आलोचना बताइए। के हथियार भी पुराने हैं। पुराने हैं। मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि वो ये तो है कि मतलब देवता इन मठों प्रतीकों से सब कुछ कर गए, कहानी हुई, बातचीत ये होती रही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल छोटा उत्तर चाहूँगा, क्योंकि अब हम ऑडियंस से कुछ सवाल लेंगे। बिल्कुल छोटा उत्तर कि जो लिटरेचर की धारा जो रेणु को भी पसंद करती है, दूसरे तमाम लेखकों जो अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और एक खास किस्म की भदेश भाषा के साथ आते हैं, तो वो आपको ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास माध्यम भी बहुत हैं। स्क्रीन में डूबे रहने वाली जनता के सामने अगर आप लाख प्रतियां बेच पाते हैं तो एक उस कलम में ताकत तो है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या लोक सांस्कृतिक टूल्स के साथ लिखी जाने वाली रचनाएं, ये जो भागती दौड़ती सी जो नेटफ्लिक्स वाली OTT वाली जो पीढ़ी है, इसको कैसे देखते हैं, उसका भविष्य कैसे देख रहे हैं आप? मैं 2 साल पहले तक इस पे बहुत बात करता था, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए कि जब मैं चौथे उपन्यास की तरफ हूँ तो मैं अब इस ओर नहीं देखता हूँ। मेरी अब रुचि नहीं है कि किताबों पर फिल्म या OTT प्लेटफॉर्म पर चीज़ें बनेंगी ही। लोक संस्कृति का जो लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि OTT को या फिल्मों को लोक संस्कृति तो परोस ही रहे हैं। वो वैसी चीज़ें उठा के ला ही रहे हैं। उनको पता है कि देखने वाला जो सबसे बड़ा यूज़र है, जिसके हाथ जब मोबाइल पहुंचा, जब मोबाइल और इंटरनेट गांव-गांव पहुंचने लगा, तो कहानियां भी पहुंचाएंगे वो, क्योंकि वही देखने वाले लोग हैं। एक समय में जब सिनेमा हॉल छोटे-छोटे कस्बों में आने लगा था, गांव में लगने लगा था, बोरा पर दिखने लगा था फिल्म, तो मिथुन चक्रवर्ती जरूरत थे फिल्मी दुनिया के, है ना। क्योंकि वो रिक्शा वाला भी रिक्शा लगाता था, एक पौवा पिया, हॉल में घुसा, मिथुन को देखा और निकल आया। तो जरूरत था मुंबई का मिथुन से दिन भर में 3 फिल्म बनवाना है ना। तो अब ये जरूरत है कि आपको तो गांव की तरफ जाना होगा, क्योंकि हाथ में मोबाइल, सबसे ज्यादा मोबाइल तो है ही, खपत भी वही है। वो तो पुआल पर बैठा है, दिन भर मोबाइल देख रहा है। कई लोग तो लाश जलाने जाते हैं, 2 दिन बाद जलाते हैं, सब मोबाइल लेके बैठा है। लाश उठ गया, अबे खत्म हो गया वैलिडिटी, हमको जला दो। तो हालत ये है, तो ये अब स्थिति है, इसलिए आपको उस ओर जाना होगा। लेकिन बतौर युवा जो लिख रहे हैं, मैं आपको कसम दे के कहता हूं, अगर आप लेखक बनना चाह रहे हैं, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी किताब पर फिल्म बनेगी या उसको कोई वेब सीरीज बनेगा। ये एक यात्रा है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं भी हो सकता है। लेकिन आप यकीन मानिए, मैं ऑडियो के लिए लिख रहा हूं, और जब मैं OTT सोचता हूं तो लेखन में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, दबाव, व्यावसायिक दबाव आ जाता है। और फिर अब उपन्यासकार की तरह नहीं सोच पाते हैं। उपन्यासकार एक दैत्य की तरह सोचता है, और OTT का जो लेखक है वो मतलब यूं है कि वो खून चूसने वाले की तरह सोचता है, कहां पर लगाएंगे, कहां इतना चूसेंगे, फिर यहां काटेंगे, मर न जाए। और उपन्यासकार को दैत्य की तरह सोचना चाहिए, बड़ा उसका वितान है, उसकी परिधि बहुत बड़ी है। इसलिए आप लिख अगर रहे हैं, तो अगर आप फिल्मों के लेखक बनने जा रहे हैं तो वो दुनिया दूसरी है। अगर आप हिंदी के लेखक है, उपन्यासकार है, चाहे किसी भी भाषा में उपन्यास लिख रहे हैं, तो आप इस दिमाग से निकाल दीजिए कि OTT प्लेटफॉर्म सीधे आपके बने बनाए चीजों को ले लेगा। उपन्यास को लिखिए, बहुत श्रम साध्य कार्य है, वो बहुत समय भी मांगता है। समय का मतलब ये नहीं कि 4 साल में लिखना है, समय का मतलब कि सोचने का समय मांगता है। कई बार आप एक एक लाइन पर सोचते हैं, 10 घंटा भी सोच सकते हैं, 10 दिन भी सोच सकते हैं, 10 महीना भी सोच सकते हैं। लेकिन जैसे OTT आएगा, व्यावसायिक दबाव, ऑडियो में लिखते हैं ना हम लोग, 4 बार वापस आता है, कहता है ये लाइन काट दो, ये जोड़ दो, ऐसा करो। आप लगता है कि थके हुए, 2 लाइन मैं जो बोल रहा हूं वो लिख दो, वो फोन पे लिखवा देता है, जिस कंपनी ने आपसे लिखने के लिए मांगा है। तो ऐसे आप उपन्यास नहीं लिख सकते हैं। तो ये है, ये मुक्ति चाहिए। मतलब ये कि मेरे उपन्यासों पर अभी 10 साल तक कोई फिल्म या वेब सीरीज नहीं आना है। मतलब हम आपको नहीं, मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ एक मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक लाइन अब मैं ये बोलने वाला लिट फेस्ट में पहला लेखक हूँ। अब जो भी बोलेगा मेरे बाद बोलेगा। अमूमन लोग ये बोलते हैं कि बन सकती है, बनने वाली है, बन जाएगी। मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं बनेगी, और कोशिश करूंगा नहीं बने। वो अलग बात है कि निलोत्पल के मसाले को यूज करके 5-5 एपिसोड निकल गए हैं। तो ऐसा है कि ऑडियंस के हिस्से भी कुछ सवाल है, तो सिर्फ हम 2 या 3 सवाल लेंगे। 4 सवाल ले लेते हैं, ही 4 हाथ हम मान लेते हैं, लॉक कर देते हैं, पीछे एक हाथ है। तो 5 मिनट का हमारे पास उससे भी कम समय है। तो निलोत्पल से भी चाहूंगा कि इसको मंत्र शैली में ही उत्तर दें, निबंध नहीं, मतलब निबंधात्मक ना हो, समाज शैली में उत्तर देते हैं, व्यास शैली में नहीं, और कट टू कट उत्तर दे दीजिए, ठीक है? ताकि अगर इसमें समय बचेगा तो और ले लेंगे। सवाल में पूछा था, एक और सवाल। हाँ, प्रणाम जी जी, प्रणाम सर।
रवल अगर हम अविभाजित बिहार के हैं, ठीक है। मेरा प्रश्न एक्चुअली भिखारी ठाकुर जिनका आपने नाम लिया था चर्चा में, उनसे जुड़ा हुआ है। आपने हालांकि कह दिया कि ओटीटी और कोई फिल्म हमारी कथा पे उपन्यास पे नहीं बनने वाला है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि भारतीय भोजपुरी सिनेमा का इतिहास जब तक भिखारी ठाकुर थे, 71 में उनकी डेथ हुई थी, उस समय से और आज की सिनेमा में जो स्थिति है, भोजपुरी समाज की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें बहुत पतन आ चुका है। तो क्यों नहीं वैसी चीज़ फिर से लिखी जाए जो आपके लोक संस्कृति को फिर से उभार के सामने लाए, और जो बिहारी होने का शब्द का मतलब जो आप समझते हैं और जो हम लोग समझते हैं, उससे इतर कुछ नया निकल करके आए। सर, समाज का पतन लंबी प्रक्रिया है। वो भोजपुरी का है या अवधि का हुआ वो अलग है। वो पूरे देश में उस सामाजिक रूप से उसको सोचना होगा, वो अलग मसला है। जहाँ तक भोजपुरी का बात है तो वो प्रयास लोग कर भी रहे हैं अपने अपने स्तर पे। बहुत ऐसे चैनल, बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपने अपने स्तर पे फिल्में बना रहे हैं। तो ये प्रयास है, लेकिन इसको और थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। जैसे निर्मल पाठक के घर वापसी करके मैंने एक ओटीटी पे देखा था, छोटी तो आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा तो था, ऐसे बहुत प्रयास अच्छा। हो रहे हैं, ऐसे प्रयास हो रहे हैं। धन्यवाद। चाय पे देखेंगे जी। हम लोग, और मध्य प्रदेश का एक हिस्सा निर्मल पाठक से जुड़ता है। यहीं होशंगाबाद में शूट हुआ कहानी बक्सर की है। और जो बिहार का आप कह रहे हैं ना पतन होने का, आप चाहे जैसे देखते हो, मैं ऐसे देखता हूँ कि बॉर्न इंटेलिजेंट, हैंडसम एंड रिलायबल इंडियन कॉल्ड बिहारी। सामाजिक पतन तो एक बड़ी प्रक्रिया है, वो बहरहाल- हर समाज को ये शिकायत है। भिखारी कि ठाकुर पे पतनशील चाय है। पियेंगे हम साथ में। सर माइक ले लीजिए, और बिल्कुल छोटा, तुरंत तुरंत। हेलो सर, एक हम- कोई सर बताएं। एक आदमी कोई आ जाए, सर माइक मत लेके बोलिए, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ आपको हम लोग भैया बोल के एड्रेस करते हैं। मैं बिहार से हूँ। सर, मुझे बस एक छोटी सी क्वेश्चन है। जब आप ये लिखते हैं कि हे कवि कविता नहीं अपने समय की चिंता लिखो, और सब लिखते हैं गहरा समंदर, तू किसी गांव का रास्ता लिखो, या तुम तिनके को डूबे को तिनका लिखो। हाँ, डूबते को तिनका लिखो, तो मनोदशा क्या होती है, मनोस्थिति क्या होती है लेखक की जब वो ये लिख रहे होते हैं? तो वही है। प्रेमचंद कहते थे कि साहित्य को मसाल की तरह चलना चाहिए। तो वही बात है, कुछ छटपटाहट। देखिए, साहित्य वही है जो या तो आपको सोए से जगा दे या सोने ना दे, बस। तो वो बेचैनी अगर आएगी तो वो रचना में आ जाएगी, चाहे वो गद्य लिखें या पद लिखें। वहाँ माइक दे वही दीजिएगा। बात है, वो आ जाएगी। वहाँ माइक दे दीजिएगा। एक बहुत जरूरी और छोटा सा प्रश्न है। अभी यशपाल शर्मा मतलब जी इन्हीं की, से है ना? हाँ सर से ही है, नीलोत्पल जी से। यशपाल शर्मा जी की अभी एक फिल्म आई है, दादा लक्ष्मी, हरियाणी कल्चर पे। तो क्या इस तरह की फिल्म भोजपुरी कल्चर को बॉस, प्रमोट हम करने के लिए फिल्म नहीं का आनी आदमी है, नहीं देखते हमारे साथ कितना, मतलब आप देख रहे हैं ये एक जेसीबी, तो फिल्म के नहीं है। जेसीबी हाँ, चल रहा है, आप ऊपर से मुझसे- फिल्म का आदमी आप नहीं है। भोजपुरी का ऐसा सिनेमा और हम देखना चाहते हैं? भोजपुरी के आदमी भी नहीं है। भोजपुरी वाला ये हमको भोजपुरी बहुत के पाप, नहीं है। बहुत खराब आप आदमी जवाब मानता दे है। दीजिए। आप सर एक समझिए चीज बात बता को। रहा हूँ, बहुत हम बहुत बढ़िया भोजपुरी बोलते हैं, और असल में- भोजपुरी वाला हमको बिल्कुल, भोजपुरी सर, नहीं मानता है। बिल्कुल सही। हंसुआ के ब्याह में एक खुरपी का गीत हो जाएगा। हाँ। लेकिन एक और बात हम मैं फिल्म- बता देता हूँ आपको, साहित्य से एक प्रश्न कोई हो तो आप भोजपुरी की कोई फिल्म या ज्यादा- कई, या नहीं तो परीक्षा से संबंधित, वही उनको बता जीवन रहा के त्रासदी से संबंधित, बर्बादी से संबंधित, आयोग को गाली देने से संबंधित, इस सब टाइप का कोई बात हूं। हो। दादा लक्ष्मी जैसे आप सिनेमा पे हम बात कर लेंगे आपसे। नीलोत्पल भाई, जब आपको मुखर्जी नगर की फ्रेम में देखते हैं तो एक क्रांतिकारी नेता नजर आता है। यार जादूगर और तमाम सारे उपन्यासों में एक दार्शनिक। आपका निजी दर्शन क्या है? जब आप मंचों पे होते हैं तो प्रेम के कवि भी नजर आ जाते हैं। मैं आपका निजी दर्शन जानना चाहता हूँ। माइक पीछे। नहीं जी, देखिए, जवानी भटकाओ का नाम है। आप भटकेंगे और एक समय में जाके आप ये नहीं कि आप कुछ पा लेंगे, फिर आप थक जाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि यही मेरा मूल है और यही जीवन है। ठीक है ना? तो कबीर का आप तो हिंदी पढ़ाते हैं, कबीर पर इसी पर 100 किताबें लिखी गई कि कबीर का मूल स्वभाव क्या है। क्या वो उपदेशक हैं? क्या वो मूल रूप से संत हैं? क्या वो कवि हैं? है ना? कोई कहते हैं कि भाई नहीं, कबीर तो उनका घलुआ रूप है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, मूल रूप से वो संत हैं। कबीर को पता ही नहीं कि वो क्या है। मैंने कबीर का इसलिए नहीं ले लिया कि कबीर और लिट चौक और नीलोत्पल में ना लेख हो गए, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आदमी अपना मूल ढूंढते अंत में पहुंच जाता है, और अंततः फिर वो तय करता है कि यही मेरा मूल था, यही जीवन का संघर्ष है, यही जीवन यात्रा है। बॉस, अब बॉस जल्दी से पूछ लीजिए। मेरा सवाल लेखन के ऊपर है। मैं लिखता हूँ तो मेरा सवाल ये है कि मैं जब लिखता हूँ तो मेरा बेसिकली ईगो पर ही रहता है। मैं खुद के दुख को ही प्रकट कर पाता हूँ। तो जैसे शुरुआत में बात हुई थी कि लोक सांस्कृतिक के ऊपर मेरा जा ही नहीं पाता है लेखन, लोगों के ऊपर जा ही नहीं पाता है। मैं सिर्फ या तो खुद के एज के दायरे में रह जाता हूँ या तो खुद के ऊपर रह जाता हूँ। बात आगे कभी बढ़ ही नहीं पाती है, दायरा बढ़ नहीं पाता मेरे लेखन का, तो वहीं होके स्टैग्नेट हो रहा हूँ। आपका सवाल बहुत बढ़िया है और मुझे अफसोस है कि आपने इतनी देर के बाद पूछा।
दो बात इसमें है। एक बात यह है कि आप इसको अपने आप साहित्य के लिए योग्य नहीं ऐसा मत सोचिए। जो मैंने बात शुरू में कही बहुत अच्छा है, ऐसा दुर्घटना घट सकता है किसी के भी दिमाग में। मैं यही मैं कह रहा हूं कि अपने बारे में सोचना, अपने पर लिखना, अपने मन का विश्लेषण करना, वो भी साहित्य का एक मोर्चा है, वो भी उसकी भी जरूरत है। और भारत में एक बड़ी परंपरा इसकी रही है और बहुत सफल परंपरा रही है। मैंने आज्ञे का भी नाम लिया तो मैंने, ठीक है ना, लेकिन एक परंपरा है जो प्रेमचंद रेणु या राघव की कह रहे हैं या काशीनाथ सिंह की है, वो सारी है, या अमरनाथ की है, जो सामूहिक चेतना का लेखन लिखते हैं। तो वो एक मोर्चा है, वो दोनों की अपनी जरूरत है। इसलिए आप अपने को इसके लिए ये ना सोचें। दूसरा है कि एक व्यक्ति को भी समाज का तो होना ही चाहिए, तो थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ाइए, उसमें रुचि धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी आपकी उम्र भी इतनी नहीं है, इस उम्र में आप बहुत ज्यादा समाज में जाइएगा तो इंजीनियरिंग नहीं होगा, यूपीएससी गड़बड़ा जाएगा, है ना, घर वाले कपार पर झूठो टेंशन होगा। जी तो बहुत अच्छा कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं। बीटेक भी बहुत, तो इसलिए उसमें है, ये इसको आप ट्रेंड में। अपने लेखन की कमजोरी मत समझिएगा, ये भी एक जरूरी तत्व है। आप सबका बहुत धन्यवाद। दरअसल नीलोत्पल जिन वजहों से जाने जाते हैं उसका निदर्शन आपको मिला होगा, और बेबाक बेलौस ढंग से अपनी बात खुल के कहते हैं, इसीलिए शायद हमारे समय के सबसे पसंदीदा लेखक हैं। लेकिन अब चूंकि चला चली की बेला है, तो नीलोत्पल को बिना इनसे एक दो लाइन की कविता या एक गीत नहीं सुने। क्या लिट चौक वाले, इंदौर वाले विदाई गीत सुनना चाहते हैं कि ओज का? बता दीजिए, नीलोत्पल वही सुनाएंगे। यार जादूगर से गीत सुनाता हूं, जगत माटी का ढेला रे। और ये मैं गीत इसलिए भी सुनाता हूं कि आप ये भी जान सकें, वो लोग जो युवाओं को इस दृष्टि से देखते हैं कि पता नहीं इनको दुनियादारी का अनुभव है कि नहीं। भी बहुत केटीएम पर उड़ान भर रहा है और दाने दाने में उसको जो केसर और कैंसर का दम मिल गया है, जो लहरिया कट मार के दुनिया जीत लेना चाहता है। लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। युवा बहुत सजग है अपने चीज़ों के प्रति। और ये जो सवाल आया वो बताता है कि आप मेरे लिए, आप समझिए कि आप मेरे लिए बहुत अनमोल श्रोता हैं कि आपने वो डोर पकड़े रहा जो 45 मिनट पहले आपने उठाया था। अब इतना गंभीर अगर युवा बैठा हुआ हो, वैसे में अगर हम ये सोचें कि हम युवाओं के लिए क्या लिख रहे हैं या कैसे लिख रहे हैं, युवा पढ़ता है कि नहीं, युवा सोचता है कि नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं नई पीढ़ी को। चलिए एक गीत मैं सुनाता हूँ आपको यार जादूगर से। आंटी प्रणाम। अरे यार जादूगर, हे कहाँ तेरा घर, हे यार जादूगर कहाँ तेरा घर। जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे। कौन नचैया नाच नचाए, कौन नचैया नाच नचाए, रचे है खेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे। और देखिए कि हमको अपने मनुष्य होने का कितना गुमान है, लेकिन प्रकृति समय समय पर बताती रहती है कि कैसे प्रकृति के आगे समर्पण कर दो। हमने कोरोना में भी ये चीजें देखी कि हम कितना तुच्छ हैं हम इस ब्रह्मांड में, है ना। वहां से हमारी हालत प्रकृति के आगे कैसी है, नियति के आगे कैसी है। कि जैसे बीन के आगे नागन और जैसे झूमे मसान में जोगन, इशारे पर हो, जैसे बीन के आगे नागन हो, जैसे झूमे मसान में जोगन, वैसे हम माया के आगे, माया हमसे आगे भागे, हे माया हमसे आगे भागे, लेके करम का थैला रे, जगत माटी का ढेला 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 रे। और देखिए मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं और इतिहास में तो कई उदाहरण पढ़े हैं। हम जानते हैं कि हर नेपोलियन की नियति में एक वाटरलू भी लिखा होता है। तो अपने अपने अच्छे समय को अच्छे कामों में लगाइएगा
अच्छे लोगों की भलाई में लगाइएगा। क्यों? क्योंकि एक दिन माथे पर है ताज और एक दिन गर्दन बिन सरताज। रे एक दिन माथे पर है ताज, एक दिन गर्दन बिन सरताज। रे माटी पकने को मांगे आग, उसी से तपे उसी से खाक, उसी से तपे उसी से खाक। एक दिन खत्म झमेला रे, जगत माटी का ढेला 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 रे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो नीलोत्पल। बहुत बहुत धन्यवाद इंदौर, बहुत बहुत धन्यवाद इंदौर।